So we'll start with a quick revision of last lecture. अगर याद होगा आपको लास्ट लेक्चर में हमने डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस स्टार्ट किया था. So in the last lecture we have started off with dimensions and dimensional analysis. So we will quickly revise के dimensions क्या होते हैं. अगर आपको याद है derived quantities हम represent करते हैं in terms of some combination of fundamental quantities. तो fundamental quantities आपको already याद है, assumption है. SI system of units में there are 7 fundamental quantities. कौन-कौन से 7? Length, mass, time, temperature, luminous intensity, electric current, substance. Okay. So whenever you represent any derived quantity, जैसे कि स्पीड, जब आप स्पीड को रिप्रेजेंट करोगे तो स्पीड को आप लिखोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, और व्हेनेवर यू रिप्रेजेंट एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी जैसे एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन? स्पीड अपॉन टाइम. तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी अगर आप देख रहे हो तो इट इज सम कॉम्बिनेशन ऑफ, जैसे स्पीड अपॉन टाइम है. व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, और नीचे और एक टाइम है तो टाइम का स्क्वायर. ओके, राइट? यहाँ तक क्लियर? तो एनी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी. तो पहले आइडिया क्लियर रखो, एकदम क्रिस्टल क्लियर. डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट क्यों आया? क्योंकि हमारे पास जो डिराइव क्वांटिटी थे वो डिराइव क्वांटिटी है सम कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज. डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं? एल. टाइम के लिए क्या यूज करते हैं? टी. तो अगर मुझे स्पीड लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? एल अपॉन टी. अगर एक्सीलरेशन लिखना है तो क्या लिखूंगा? एल अपॉन टी स्क्वायर. तो हमने क्या किया था? हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज के कुछ सिंबल अज्यूम कर लिए थे. जैसे डिस्टेंस के लिए हम हमेशा यूज करेंगे एल. दूसरा फंडामेंटल कौन सा है? टाइम, इसके लिए आएगा टी. तीसरा है मास, मास के लिए क्या यूज करोगे? एम. देन करंट, करंट के लिए क्या यूज करोगे? आई. आई की आई. टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए यूज करेंगे के और थीटा, डिपेंडिंग ऑन फिजिक्स के अलग अलग टॉपिक में कहीं पे अगर के ऑलरेडी यूज हुआ है तो वहां पे यूज करते हैं थीटा. डिस्टेंस, टाइम, मास, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम यूज करते हैं MOL, मोल. और क्या बच गया? लुमिनस इंटेंसिटी. इंटेंसिटी के लिए क्या यूज किया? राइट. तो आइडिया ये था कि हमको डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स चाहिए. तो डिराइव्ड क्वांटिटी ये फंडामेंटल का कुछ कॉम्बिनेशन है. स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब लेंथ अपॉन टाइम है, एल अपॉन टी है. एक्सेलरेशन ये एल अपॉन टी स्क्वायर है. फोर्स निकालोगे तो फोर्स अलग से मिलेगा. तो डिराइव्ड क्वांटिटीज इज सम कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज. देन फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमने स्पीड लिखा, तो स्पीड का मुझे अगर यूनिट चाहिए तो मैं लिखूंगा L⁻⁴ T⁻⁻⁴. अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्सेलरेशन को हम लोग लिखने वाले हैं L⁻⁴ T⁻⁻². अगर हमको फोर्स चाहिए, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो m1 L1 T⁻². राइट. अगर मुझे मोमेंटम चाहिए, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी. मास का m⁻⁴, वेलोसिटी का L1 और T⁻⁴. करेक्ट. तो ये जो पावर्स हमने लिखे यहाँ पे, द पावर्स दैट वी आर राइटिंग, इन पावर्स को हम लोग बोलते हैं डायमेंशंस. ये पावर्स हमने क्यों लिखे? क्योंकि हमको क्या चाहिए था? डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट्स चाहिए थे. तो डायमेंशंस को डिफाइन कैसे किया है? द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड. क्योंकि ये किसको रेज किया है? फंडामेंटल क्वांटिटी को.
the powers to which fundamental quantities are raised in order to obtain units. किसके यूनिट चाहिए थे? derived quantity के. In order to obtain units of derived physical quantity. वापस एक बार अच्छे से ध्यान दो. डायमेंशंस किसको बोलोगे? पावर्स. किसके पावर्स है? फंडामेंटल क्वांटिटी से. The powers to which fundamental quantities are raised in order to obtain units of derived physical quantity are known as dimensions. तो dimensions सिर्फ किसको बोलते हैं? Powers. अगर मैं पूरा इक्वेशन लिख रहा हूँ, if I am writing whole equation, सिर्फ पावर लिखा, फॉर एग्जाम्पल 1 - 1, ये किसका डायमेंशन है? स्पीड के. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, उसका भी एक रूल है, हम ऐसा लिखते हैं MLT, मास लेंथ टाइम. मास है क्या यहाँ पे? नहीं. तो 0 1 - 1, ये किसका डायमेंशन है? स्पीड के. अगर मैं लिखता हूँ 0 1 - 2 एक्सेलरेशन, 1 1 - 2 फोर्स, 1 1 - 1 मोमेंटम. तो ये डायमेंशंस है. अगर मैं पूरा एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, इफ आई एम राइटिंग होल एक्सप्रेशन, फॉर एग्जांपल m1 l1 t - 2 इन स्क्वायर ब्रैकेट, अगर सिर्फ पावर लिखने की जगह पे हमने पूरा ही इक्वेशन लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन या फिर डायमेंशनल फॉर्मूला. तो अगर आप पूरा का पूरा एक्सप्रेशन लिख रहे हो तो इसको डायमेंशनल फॉर्मूला या फिर डायमेंशनल इक्वेशन हम बोलते हैं, राइट. देन पिछले ही लेक्चर में हमने कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज के डायमेंशंस फाइंड किए थे. उन डायमेंशन से हमने क्या फाइंड किया था? SI यूनिट. तो आज मैं 3-4 रिवाइज करूंगा, फिर वी विल गो टू नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट टॉपिक. तो पहला फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल, तो टेल मी एनी फिजिकल क्वांटिटी, डेंसिटी. ठीक है, तो वी विल टेक डेंसिटी. कौन सा डेंसिटी है ये? मास डेंसिटी है. कौन सा मास डेंसिटी है ये? वॉल्यूम मास डेंसिटी है. इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए. फिर इस फॉर्मूला से हम लोग इसके डायमेंशंस निकालेंगे, मतलब हम लोग इसके डायमेंशनल इक्वेशन को लिखेंगे, और इस डायमेंशनल इक्वेशन से हम इसका SI यूनिट फाइंड करेंगे. तो डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रो से. याद रखना, रो 3 टाइप के डेंसिटी रहेंगे. लैम्डा, इसको बोलते हो लीनियर मास डेंसिटी. 1 मीटर में कितना मास. एग्जाम्पल, मेरे पास एक 10 मीटर लंबा रॉड है, उसका टोटल मास है 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम. आई हैव अ 10 मीटर रॉड एंड टोटल मास इज 50 kg. तो हर एक मीटर में कितना? सिंपल, थोड़ा कनेक्ट करो. एक 10 मीटर लंबा रॉड है, टोटल मास है 50 kg, 50. तो 1 मीटर में कितना? 5 kg. 1 मीटर में कितना मास, उसको हम बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी, डिनोट करते हैं लैम्डा से, मतलब टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ. अगर मेरे पास ये एक पेज है, राइट, इसका टोटल एरिया इमेजिन 10 मीटर स्क्वायर है, इसका टोटल मास है 80 किलोग्राम. तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना? 1. तो आपने क्या किया आपने मास को एरिया से डिवाइड किया. इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से. इसको बोलते हैं सरफेस मास डेंसिटी. लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी. अगर मेरे पास एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, जैसे एक क्यूब, आई हैव अ क्यूब, या फिर हमारे पास एक स्फीयर भी हो सकता था. तो 3D ऑब्जेक्ट अलग अलग शेप के होते हैं. एक क्यूब हो गया, या फिर आप बोल सकते थे कि why to take a cube, कोई प्रॉब्लम नहीं है, you can take a sphere. इमेजिन इसमें टोटल मास है m, इसका वॉल्यूम है v. टोटल मास है m, वॉल्यूम है v. टोटल मास मान लो 90 किलोग्राम. टोटल वॉल्यूम मान लो फॉर एग्जांपल 9 मीटर क्यूब. तो 1 मीटर क्यूब में कितना?
10। तो आपने क्या किया, मास को किससे डिवाइड किया, वॉल्यूम से। तो इसको हम डिनोट करते हैं रो से, और इसको बोलते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके देन, और ये किसमें आएगा फिर, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, वो हम देखने वाले हैं, वी विल सी दैट। तो सबसे पहले मास, मास मतलब m⁻⁴, वॉल्यूम मतलब, लेंथ मतलब l⁻⁴, एरिया मतलब l⁻²। क्यों, क्योंकि एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मतलब डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, तो l इनटू l इनटू l, तो l⁻3, l⁻3 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, -3, तो l⁻⁻3, राइट। मास मतलब किलोग्राम और लेंथ मतलब मीटर, मीटर⁻⁻3, या तो आप इसको ऐसा लिख लो, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट। तो डायमेंशनल एनालिसिस से, डायमेंशनल इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स फाइंड करते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट यूज है टू फाइंड आउट यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी। और एक दो एग्जांपल लेंगे, बताओ फॉर्मूला बताओ, कुछ भी बताओ तो क्वांटिटी, फोर्स, वर्क, फोर्स दोनों कर लेंगे। फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। मास मतलब m⁻⁴, a मतलब L1T-2, अभी किया था हमने, a L1T-2, m1 मतलब किलोग्राम, L1 मतलब मीटर, और T⁻² मतलब सेकेंड⁻²। इसको हम ऐसा लिख लेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को बोलते हैं जूल, जूल बोलते हैं ना इसको, यस। फोर्स जूल में मेजर करते हैं हम लोग, न्यूटन में, न्यूटन में ना, हाँ तो पता होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड एज न्यूटन। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज न्यूटन, राइट। देन वर्क, व्हाट इज वर्क, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, राइट। तो फोर्स मतलब अभी निकाला फोर्स m1 L1T-2, और डिस्टेंस वापस से L1, तो और एक L1, तो L1 और L1 कितना, L2। ये क्या आएगा, किलोग्राम, मास मतलब किलोग्राम, L मतलब मीटर स्क्वायर, और अपॉन सेकेंड स्क्वायर, इसको बोलते हो जूल। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज जूल। गुड। देन हमने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे थे, और दिस इज वेयर वी स्टॉप इन द लास्ट सेशन। तो पिछले लेक्चर में हमने डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस चालू किया था। तो पहले हमने डायमेंशंस डिफाइन किए, डायमेंशनल फॉर्मूला डिफाइन किया, डायमेंशनल फॉर्मूला से, डायमेंशनल इक्वेशन से हम फाइंड कर सकते हैं SI यूनिट। लेकिन उसका एक्चुअल यूज सिर्फ SI यूनिट निकालने का नहीं है, इसका एक्चुअल यूज है कुछ और, उसमें से हम देखेंगे एप्लीकेशंस पहले, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सबसे पहला इसका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नंबर 1, टू चेक करेक्टनेस ऑफ, डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। इसका पहला ही एप्लीकेशन बुक में टाइटल होगा, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशंस, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, इसके एप्लीकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्रू आउट फिजिक्स 2 साल में बहुत सारे इक्वेशंस आएंगे, बहुत सारे फॉर्मूलाज आएंगे, हर एक फॉर्मूला याद रहेगा ही ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने 3 ऐसे फॉर्मूला है जो 10th में सीखे हैं, जिसको आप बोलते हो इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स। पता है व्हाट इज इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स? हमारे पास इमेजिन एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, मोशन में है, इसका कुछ स्पीड है, मान लो इसको मैं बोलता हूँ u,
बाय डिफॉल्ट फिजिक्स में u मतलब इनिशियल स्पीड, और याद रखना हम फिजिक्स में क्या करते हैं, हम बेसिकली फिजिक्स में फ्यूचर बताते हैं। सिंपल, कैसे, इसका स्पीड अभी u है, मतलब इमेजिन 5 मीटर पर सेकेंड, इमेजिन। अब ये एक्सेलरेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चला रहे हो, आपका स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, फिर आपने एक्सीलरेटर को बढ़ा दिया, फिर एक्सेलरेशन हो गया इमेजिन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मुझे ये पता करना है इस ऑब्जेक्ट का 4 सेकेंड के बाद स्पीड कितना होगा। तो हमको पता है अभी स्पीड कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 5। फिर एक्सीलरेट हो गया, मतलब स्पीड चेंज हो रहा है। स्पीड चेंज कितने से हो रहा है, हर सेकंड में 2 मीटर से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4 सेकंड के बाद कितना स्पीड होगा इस ऑब्जेक्ट का, कैसे फाइंड करते हो, v इक्वल टू u प्लस at। इसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स मतलब मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास एक बॉडी है, वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, यू रनिंग, आप गाड़ी चला रहे हो वो, तो कोई भी बॉडी अगर मोशन में है और हमको अगर उसका फ्यूचर बताना है, फ्यूचर ही बता रहा हूँ ना, स्पीड बाद में कितना, 4 सेकंड के बाद कितना, वही कर रहे हैं, तो क्या करोगे, यू की वैल्यू कितनी है 5 प्लस ए कितना था 2, टाइम कितना बोला है 4, 2 इंटू 4 इज 8, 8 प्लस 5 इज 13 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। देन ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस आएंगे, हो सकता है हमको याद नहीं है, ऐसा भी हो सकता है मुझे याद आ रहा है v इक्वल टू यू प्लस ए अपॉन टी। एक्चुअल इक्वेशन क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, लेकिन हम भूल गए v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी है या ए अपॉन टी है या सिर्फ ए है, याद ही नहीं है। तो क्या करेंगे, फिर आ जाओगे पहले एप्लीकेशन पे। अगर आपको डायमेंशंस पता है तो आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये इक्वेशन सही है कि नहीं। तो टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, वो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले पूरा मेथड समझ लेंगे, बाद में वापस रिपीट करते करते पॉइंट बाय पॉइंट नोट भी करेंगे। इमेजिन मुझे ऐसा याद आ रहा था ए अपॉन टी, इमेजिन, गलत है हमको पता है ऑलरेडी, दिस इज रॉन्ग। फिजिक्स में जब आप एक इक्वेशन लिखते हो, इक्वेशन में जितने भी टर्म्स होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म है, राइट हैंड साइड में 2 टर्म है, सारे के सारे टर्म्स के डायमेंशंस सेम आने चाहिए। b मतलब क्या, स्पीड, स्पीड के डायमेंशंस क्या है l1 t माइनस 1। u मतलब क्या, स्पीड, ये v के डायमेंशंस आ गए। u मतलब क्या, स्पीड, तो स्पीड के डायमेंशंस क्या आएंगे वापस से l1 t माइनस 1। अब ये जो आखिरी टर्म है वो है a अपॉन टी, a के डायमेंशंस क्या है, एक्सीलरेशन मतलब l1 t माइनस 2 अपॉन t, ये ऊपर जाके क्या होगा -1, मतलब क्या आएगा l1 t माइनस 3। v के डायमेंशंस थे l1 t माइनस 1, u के डायमेंशंस थे l1 t माइनस 1, लेकिन यहाँ पे जो तीसरा टर्म है वो क्या आया l1 t माइनस 3, तो ये इक्वेशन करेक्ट नहीं हो सकता, राइट, राइट, भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं, दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू दैट डे। 10th से 11th में टीचिंग लर्निंग मेथड दोनों चेंज होता है, तो अब भूल गए कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं तो नहीं याद, क्या फर्क पड़ता है। अब मुझे ऐसा याद आ रहा है, अच्छा तो फिर ये नहीं था, ये नहीं था तो ऐसा था कि फिर v इक्वल टू यू प्लस ए था क्या, वो भी चेक कर लेंगे। v मतलब l1 t माइनस 1, u मतलब l1 t माइनस 1, बट a कितना है l1 t माइनस 2, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये t माइनस 2 है। बाकी दो का क्या आ रहा है l1 t माइनस 1 और a का क्या आ रहा है l1 t माइनस 2, तो अब t से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे ही मैंने t से मल्टीप्लाई किया तो a इंटू टी
a इंटू टी, a मतलब L1 t माइनस टू और t मतलब t प्लस वन, तो कितना आ गया L1 t माइनस वन, L1 t माइनस वन। तो u के डायमेंशंस, v के डायमेंशंस और ad के डायमेंशंस करेक्ट है क्या? यस, सब सेम है। यस, इसको बोलते हैं दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। वर्ड अच्छे से सुन लो, ये इक्वेशन कैसा करेक्ट है? डायमेंशनली, डायमेंशनली करेक्ट है। करेक्ट है ही ऐसा नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते? फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया होता तो फिर भी तो v के डायमेंशंस, u के डायमेंशंस और at के डायमेंशंस सेम है, मतलब हर एक टर्म के डायमेंशंस सेम है, लेकिन इक्वेशन करेक्ट है क्या? नहीं। तो हम इसलिए बोलते हैं टू चेक करेक्टनेस, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ड होना चाहिए, टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस। तो हम जब एक इक्वेशन में सारे के सारे टर्म्स, जितने भी टर्म्स होंगे 2 3 4 5 10 15 20 जितने भी होंगे, अगर सारे के सारे टर्म्स के डायमेंशंस सेम हो तो हम बोलते हैं इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, राइट? तो पहला एप्लीकेशन, डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी यूज्ड to check dimensional correctness, dimensional correctness of a physical equation, of a physical equation। अब अगर एक इक्वेशन है जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसके सारे टर्म्स के डायमेंशन अगर सेम आए, राइट, तो हम उसको बोलते हैं डायमेंशनली करेक्ट। ओके, सो if all the terms in a given equation have same dimensions, then the equation is said to be कैसा करेक्ट? Dimensionally correct। then the equation is said to be dimensionally correct। और ये जो रूल है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब इसका मतलब भी समझ लो, व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। व्हाट डू मीन बाय होमोजेनियस? क्या मतलब होता है इस वर्ड का? बताया था आपको मैंने दूसरे तीसरे लेक्चर में कि फिजिक्स के लिए इंग्लिश के कुछ वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। होमोजेनियस मतलब सेम एवरीवेयर, होमोजेनियस मतलब सेम एवरीवेयर। अब यहाँ पे सेम एवरीवेयर का क्या मतलब आया? हमने एक इक्वेशन लिया था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें जो पहला टर्म है वो है वेलोसिटी, फाइनल स्पीड, इसका डायमेंशन आया L1 t माइनस वन। हमने ये लिया इनिशियल स्पीड। अब इनिशियल भी समझ लो, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, उसको क्लियर करते जाएंगे। व्हाट डू मीन बाय इनिशियल? स्टार्टिंग। कौन सा स्टार्टिंग? जब ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया तब, या जब आपने देखा तब? जब आपने ऑब्जर्व किया तब। मैं खड़ा हूँ रास्ते पे, आई एम वेटिंग फॉर समवन, और एक गाड़ी आके गई। मैं पहले गाड़ी को जब देखा मैंने, तब मैंने स्पीड मेजर किया 10। तो जब मैंने देखा तब उसको बोलूंगा मैं इनिशियल। वो यहाँ से 2 किलोमीटर पहले उसका स्पीड क्या था उसको मैं नहीं बोल सकता ना इनिशियल, बिकॉज आई डोंट नो। तो जब आप पहला ऑब्जर्वेशन लेते हो उसको बोलते हो इनिशियल। तो याद रखना ये इनिशियल, रिमेंबर होता क्या है,
जब मैंने गाड़ी को देखा, मुझे दिखा 10 मीटर पर सेकेंड, मैं मेजरमेंट तब स्टार्ट करूंगा। उससे पहले गाड़ी कहाँ थी, मूविंग थी, नहीं थी, आई डोंट केयर। तो जब हमने पहला ऑब्जर्वेशन लिया, उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल, पहला। तो जब मैं पहला ऑब्जर्वेशन लूंगा तो टाइम मेजरमेंट तो तब स्टार्ट करूंगा ना मैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप दूसरी क्लास से यहाँ पे आ रहे थे, तो मैंने देखा कि बहुत फास्ट आ रहा है, बहुत फास्ट मैंने देखा, दैट इज द फर्स्ट टाइम आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग। तो जब यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग तब हम बोलते हैं कि टाइम हम यहाँ से मेजर करेंगे, राइट। तो पहले ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करें, इससे पहले क्या था पता ही नहीं है, हाउ डू यू नो, नहीं पता। अभी आप कोई और क्लास से आ रहे थे, वहां पे आप क्या पता कितने स्पीड से आ रहे थे, हो सकता है आप आपकी साइकिल को ऐसा धक्का मारते आ रहे हो बात करते करते, हो सकता है, आई डोंट नो, राइट। तो जब पहला ऑब्जर्वेशन आप करते हो तब टाइम कितना लेते हो, 0। फिर फिर मैंने पूछा 4 सेकंड के बाद कितना, तो फाइनल स्पीड मतलब आफ्टर 4 सेकेंड्स। अब ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्यों बोला है इसको, v के डायमेंशंस, u के डायमेंशंस और at के डायमेंशंस सारे के सारे क्या है, सेम। तो होमोजेनियस का मतलब ही वो होता है सेम एवरीवेयर। तो यहाँ पे जितने भी टर्म्स थे सारे के सारे टर्म्स के डायमेंशंस क्या है, सेम है। और एग्जांपल लेंगे, और एक एग्जांपल लेंगे, तो एग्जांपल भी लिखते जाएंगे। अब हमने बोल दिया ना, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशंस, डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी यूज्ड to check dimensional correctness of a physical equation. If all the terms in a given equation have same dimensions, then the equation is said to be dimensionally correct. इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स। मैंने नोट्स में एक ही एग्जांपल दिया है, पर यहाँ पे हम 2-3 एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल नंबर 1, v इक्वल टू u प्लस at, ये हमारा हो गया। v के डायमेंशंस है L1 t माइनस 1, u के डायमेंशंस है L1 t माइनस 1, a इंटू टी मतलब L1 t माइनस 2 इंटू T1, a L1 t माइनस 2 और t T1, यह आ गया L1 t माइनस 1। तो तीनों के तीनों आ गए सेम, right? Here B, U and AT all have same dimensions. Therefore, what we can say is this equation is dimensionally correct. Therefore, this equation is dimensionally correct. और एक एग्जांपल लेंगे। अब ये जो इक्वेशन है ये हमको वेलोसिटी बताता है, फाइनल स्पीड। मैंने इसलिए बोला फिजिक्स में हम कुछ नहीं करते, फ्यूचर बताते हैं, फ्यूचर ही बताया इसमें 4 सेकंड के बाद कितना स्पीड है। वैसे मैं ऐसा भी पूछ सकता था कि 10 सेकंड के बाद वो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा। अभी यहाँ है, अभी इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, मैं थोड़ा वैल्यू चेंज कर देता हूँ। अभी यहाँ है, इसका स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है। 10 सेकंड के बाद ये कहाँ होगा, प्रोवाइडेड इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक इक्वेशन है, शायद आपको याद होगा, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। वैल्यू डालोगे तो पता लग जाएगा कि 10 सेकंड में कहाँ पहुंच गया हो। u की वैल्यू 5, टाइम की वैल्यू 10, हाफ a कितना 2, टाइम कितना 10, स्क्वायर कैंसिल और कैंसिल। ये कितना है 50, ये कितना है 100, 50 प्लस 100 150। तो 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 150। अब ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं वो चेक कर लेंगे। सिमिलरली आप क्या करोगे, पहले s, व्हाट इज s, डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब L1, ओके, राइट। कुछ बुक्स में नोटेशन थोड़ा सा अलग है। फॉर एग्जांपल M0L1 T0, बात एक ही है। जब डिस्टेंस सिर्फ डिस्टेंस है तो मैं मास और लेंथ को क्यों लिखूंगा, तो कुछ बुक्स में ऐसा लिखा है M0L1 T0, राइट।
क्लियर? तो s आ गया आपके पास l⁻⁴ दूसरा टर्म कौन सा है u इंटू टी। u मतलब क्या, u मतलब क्या, स्पीड, स्पीड मतलब क्या l1 t-1 और t मतलब क्या t, तो t +1, तो l1 t-1 t+1 कितना होगा l1। अब ये जो हाफ at² है, हाफ क्या है नंबर, नंबर के डायमेंशन होता है क्या नहीं, नंबर तो नंबर है, तो नंबर के नहीं होते, तो a के होते हैं, a के कितने होते हैं डायमेंशन l1 t-2 और t का स्क्वायर तो t+2, तो l1 t-2 t+2 कितना हो गया l1। तो सारे के सारे टर्म्स के डायमेंशंस क्या है सेम, हेंस दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट। मैं अगर इसको नहीं लिखता तो भी करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट। मैं इसको अगर यहाँ पे 2 लिखता फिर भी डायमेंशनली करेक्ट, मैं अगर इसको यहाँ पे 1/4 लिखता फिर भी डायमेंशनली करेक्ट, मैंने इसको 1/2 लिखा था तो भी डायमेंशनली करेक्ट था, राइट। तो सिर्फ नंबर्स के साथ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि डायमेंशनली तो करेक्ट है, क्योंकि सारे के सारे टर्म्स के डायमेंशन तो सेम है, लेकिन नंबर, तो नंबर याद रखना पड़ेगा, v इक्वल टू यू प्लस 80, v इक्वल टू यू प्लस 280, v इक्वल टू यू 1/280, ये सारे के सारे डायमेंशनली करेक्ट आएंगे। वैसे ही ऐसे इक्वल टू यू टी प्लस 1/280 स्क्वायर, ऐसे इक्वल टू यू टी प्लस 280 स्क्वायर, सबके सब डायमेंशनली करेक्ट आएंगे। और एक एग्जाम्पल, तीसरा इक्वेशन v² इक्वल टू u² प्लस 2as, v² v मतलब क्या l1 t-1 इसका स्क्वायर, तो ये क्या आएगा l2 t-2। सिमिलरली u², u मतलब वापस से स्पीड, तो l1 t-1 का स्क्वायर, l2 t-2, ये भी करेक्ट। अब 2as को अगर देखता हूं तो 2 नंबर है, नंबर के डायमेंशंस नहीं होते। a मतलब एक्सेलरेशन, मतलब l1 t-2, s मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब l⁻⁴, l⁻⁴ और l⁻⁴ कितना हो गया l⁻², t⁻²। ओके, तो तीनों के डायमेंशंस क्या है सेम, तो इक्वेशन क्या है डायमेंशनली करेक्ट। तो ये पहला एक इसका यूज है, राइट। तो पहला एप्लीकेशन क्या था, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। दूसरा इससे भी इंटरेस्टिंग है, दूसरा एप्लीकेशन टू रिलेट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब इसका मतलब क्या, टू रिलेट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या, क्या मतलब होता है फॉर्मूला बनाना। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल है, ऐसा होना नहीं चाहिए, आपके साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मेरे साथ हुआ था। मैं एक एग्जाम देने गया, और जैसे आपका जेईई नीट होता है, हमारा दूसरा एग्जाम होता है। 100 क्वेश्चन में से मुझे आ रहे थे पूरे 4 क्वेश्चंस, और उस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी था, और उस एग्जाम में एक सीट के लिए हम 3000 स्टूडेंट थे, 3000। अब ये तो पक्का है कि 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा तो मैं नहीं होने वाला क्वालिफाई, राइट। तो फिर उस टाइम 11th-12th में जो आप पढ़ते हो वो बहुत काम में आता है, उसका एक एग्जाम्पल लेंगे, फिर समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इमेजिन एक ऐसा क्वेश्चन आया, फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड का मतलब क्या पहले वो समझ लेते हैं, सिंपल पेंडुलम मतलब क्या वो समझ लेते हैं। हमारे पास एक रस्सी है, इस रस्सी को हमने ऊपर की दीवार पे बांध दिया, यहाँ पे बांध दिया एस पॉइंट पे, और इसके नीचे मैंने एक बॉल लगा दिया,
राइट। अब क्या किया, ये जो बॉल है, ये जो पेंडुलम है, ऐसा करते हैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके इसको यहाँ पे लाके छोड़ दिया, राइट। देखा घड़ी को लगा होता है ये। अब क्या होगा, ये बॉल मतलब ये पेंडुलम यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ तक आएगा, फिर वापस जाएगा, राइट। ए पॉइंट से रिलीज किया, ए से बी पे आया, बी से वापस ए पे गया, इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन। तो अगर टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन पूछा है, आपको फॉर्मूला ही पता नहीं, फॉर्मूला भूल गए हम लोग, तो क्या करेंगे। जेई नीट का बेसिक है ये नहीं समझा तो गए काम से। 11th और 12th मिला के ज्यादा नहीं, कुछ 1,500-2,000 फॉर्मूला आएंगे, तो याद नहीं रख सकते सब। दैट इज वाई पहला चैप्टर ये दिया है कि आप उसको समझ लो, टाइम पीरियड मतलब समझ लो। मैंने इसको ए पॉइंट से छोड़ दिया, वो ए से बी पे आया, बी से वापस पे ए पे गया, तो वन ऑसिलेशन, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम टेकन फॉर द बॉब, इसको बॉब बोलते हैं भाई द, time taken for the bob to complete one oscillation is called as time period. For example, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ चलना, मैं वहां पे जाता हूँ, वापस घूम फिर के अपने जगह पे आता हूँ, दैट इज वन ऑसिलेशन। तो जितना टाइम लगेगा इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड का इक्वेशन याद नहीं आ रहा, पर देन यू हैव टू थिंक क्या क्या चीजें हैं इसके पास। इस रस्सी के पास क्या है, लेंथ है। ये जो बॉल है जिसको हम बॉब बोलते हैं, इसके पास क्या है, मास है। और मैंने यहाँ पे लाके छोड़ दिया, तो ये नीचे क्यों आया, ग्रेविटी। ग्रेविटी। अब और आगे सोचो, मैंने इसको जब तक यहाँ पे होल्ड करके रखा था तो स्पीड कितना था, 0। फिर इसको जैसे रिलीज किया, स्पीड बढ़ते गया, स्पीड बढ़ा मतलब क्या है, एक्सेलरेशन। और क्यों है, क्यों एक्सेलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी। इसको डिनोट किससे करते हो, जी से। मतलब यहाँ पे तीन चीजें हैं हमारे पास, एल एम एंड जी, करेक्ट। इसका मतलब जो भी टाइम पीरियड का इक्वेशन आएगा वो या तो एल पे डिपेंड करेगा, या फिर एम पे डिपेंड करेगा, या फिर जी पे डिपेंड करेगा, या फिर किसी दो पे डिपेंड करेगा, या फिर तीनों पे डिपेंड करेगा, राइट। तो टाइम पीरियड का जो भी इक्वेशन आएगा वो डिपेंड किस किस पे कर सकता है, या लेंथ, या मास, या फिर जी, क्योंकि बाकी कुछ तो नहीं है, ये तीन ही चीजें हैं। अब डिपेंड कैसे करेगा ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। T इज प्रोपोर्शनल टू L है, L रेज टू 1 मतलब, या फिर L रेज टू 2 है, या फिर L रेज टू -1 है, या फिर L रेज टू -2 है, या फिर L रेज टू 3 है, हमको नहीं पता। पता होता तो फिर सॉल्व क्यों करते, पता होगा ना। नहीं पता तो क्या बोल दूंगा, रेज टू समथिंग ए इज कांस्टेंट। वैसे ही टाइम पीरियड एम पे कैसे डिपेंड करता है ये भी नहीं पता, तो क्या बोल दिया, एम रेज टू बी। सिमिलरली टाइम पीरियड ये जी पे कैसे डिपेंड करता है नहीं पता, तो क्या बोल दिया, सी। अब तीनों को कंबाइन कर दिया, तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू एल रेज टू ए, एम रेज टू बी, जी रेज टू सी। आपको पता है जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाते हो तो क्या लिखते हो, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो मैं यहाँ पे कांस्टेंट लिख देता हूँ के, एल रेज टू ए, एम रेज टू बी, जी रेज टू सी। अब मैं काम करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास फिजिकल पैरामीटर है, और राइट हैंड साइड पे जितने भी पैरामीटर है सबको लिखता हूँ डायमेंशन के फॉर्म में। तो राइटिंग डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड पे कौन है, टाइम। टाइम का डायमेंशन क्या है, टाइम के डायमेंशन, टाइम में लेंथ का क्या काम, तो t रेज टू 1। मैंने अभी अभी बोला ये क्या है, कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट नंबर है, नंबर मतलब जैसे 2 3 4 5 10, तो इसका डायमेंशन आएगा क्या, नहीं, नहीं आएगा, इसका k का डायमेंशन नहीं आएगा, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। ये नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, नंबर नंबर होता है। एल मतलब लेंथ, लेंथ मतलब एल रेज टू 1 रेज टू ए। एम मतलब
mass, m raised to 1 raised to b, g, acceleration. What is acceleration के dimensions? L1 t minus 2, इसके पावर में क्या है c, तो L1 t minus 2 raised to c, तो t raised to 1 equal to L raised to 1 raised to a मतलब L raised to a, m raised to 1 raised to b मतलब m raised to b, L raised to 1 raised to c मतलब L raised to c, and t raised to minus 2c. अब दो जगह पे L और L है. अब एक काम करता हूँ, यहाँ पे m है क्या? नहीं, तो m रेज टू 0, L है क्या? नहीं, रेज टू 0, t रेज टू 1. यहाँ पे m रेज टू क्या है? b. यहाँ पे L रेज टू a और L रेज टू c, तो कैसे लिखेंगे? L रेज टू a प्लस c. जब बेस सेम हो तो पावर का होता है एडिशन. t रेज टू माइनस 2c. क्लियर? अब यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज किया था जिसको हमने बोला था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि जितने भी टर्म्स होंगे इक्वेशन में, उन सारे के सारे टर्म्स के डायमेंशन होने चाहिए सेम. मतलब ये, मतलब मेरे पास अगर v है, u है और 80 है, या फिर मेरे पास सिर्फ v इक्वल टू 80 है, इसका अगर L1 है तो इसका L1 t माइनस 1 है, तो यहाँ पे L1 और t माइनस 1 ही होना चाहिए. करेक्ट? क्लियर? ध्यान यहाँ पे चाहिए मुझे, ध्यान यहाँ हियर. राइट? इमेजिन, ऐसा याद रखो, मेरे पास v इक्वल टू 80 है, v है L1 t माइनस 1, और आपको बोला है कि 80 का जो फॉर्मूला बन रहा है वो है L रेज टू x t रेज टू y. तो x और y की वैल्यू क्या आएगी? 1 और माइनस 1. वेरी गुड. क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से सारे के सारे टर्म्स के डायमेंशन सेम होने चाहिए. मतलब ये कि जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर है वो लेफ्ट साइड और राइट साइड पे सेम होना चाहिए. इसका मतलब कंपेयर करो, तो b की वैल्यू क्या मिल गई? 0. a प्लस सी की वैल्यू क्या मिल गई? 0. 0 है ना? a प्लस सी 0, और माइनस 2c की वैल्यू क्या मिल गई? 1. तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 1/2. तो a प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब a इक्वल टू क्या आया? माइनस c. माइनस ऑफ माइनस मतलब आ जाएगा प्लस. तो a इक्वल टू 1/2, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू माइनस 1/2. करेक्ट? हमारे पास जो t का इक्वेशन था वो था k मल्टीप्लाइड बाय l रेज टू a. l रेज टू a की वैल्यू क्या है? हाफ. m रेज टू b मतलब 0, और g रेज टू c मतलब माइनस हाफ. राइट? m raised to 0 is 1, anything raised to 0 is 1. So t equal to k l raised to half upon g raised to half. अपॉन क्यों? क्योंकि माइनस हाफ नीचे जाके क्या होगा? प्लस हाफ. ओके, तो हमारे पास क्या आ गया? t इक्वल टू k अंडर रूट ऑफ, क्योंकि दोनों का रूट है, अंडर रूट ऑफ l बाय g. बन गया फॉर्मूला. बिना कुछ पता हुए, हमको पता ही नहीं था कि पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव कैसे करते हैं. ये के कांस्टेंट है, इसकी एक्चुअल वैल्यू आती है 2 पाई. वो 2 पाई कहाँ से आती है? एक्सपेरिमेंट से आती है. तो आ जाता है 2 पाई रूट ऑफ l बाय g. राइट? तो ये 11th का बेसिक्स पता था, तो आई सॉल्व. तो ये दिस इज माय चैप्टर नंबर 1 ऑफ 11th. छोड़ नहीं सकते. एक्चुअली छोड़ना कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन ये अगर पता है और आगे भी समझेगा, अगला टॉपिक जो है एरर मेजरमेंट, एरर एनालिसिस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो 2 साल का फिजिक्स इस पे बेस्ड है. चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिकल मेथड्स, और चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स.
अब कोई और फॉर्मूला डिराइव करना हो तो वो भी कर सकते हो, कर लेते हैं। टेल मी एनी फॉर्मूला दैट यू वांट टू डिराइव, एनीथिंग दैट यू वांट टू डिराइव, कोई भी फॉर्मूला बता दो। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फाइन। अब इसको डिराइव कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो इमेजिन, इस टाइम वापस आएंगे, वी विल सी दिस टॉपिक अगेन। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब बॉडी, जैसे कि फुटबॉल, जैसे कि एक ब्लॉक, कुछ भी हो सकता है। ये रेस्ट पे है, रेस्ट पे होना मतलब वेलोसिटी कितना होना, 0। इस पे एक फोर्स लगा दिया, इसका एक मास है। अगर आपने फोर्स लगाया तो बॉडी विल स्टार्ट मूविंग, बॉडी मोशन में आएगा। पहले स्पीड कितना था, 0, अब मूव हो रहा है, मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज। वेलोसिटी चेंज हो तो क्या बोलते हो, एक्सेलरेशन। तो इस बॉडी के पास क्या क्या है, एक मास है, एक एयर, करेक्ट, राइट। हमने क्या अप्लाई किया, फोर्स। तो मुझे याद नहीं आ रहा फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, वो तो याद रहता है वैसे, जस्ट टू टेल यू। तो फोर्स डिपेंड करेगा मास पे, कैसे डिपेंड करेगा पता नहीं, m रेज टू a। फोर्स डिपेंड करेगा a पे, a रेज टू b। अब ये कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, a ये कांस्टेंट है और a ये एक्सेलरेशन भी है, तो मैं बोलता हूँ m रेज टू b and a raised to c, where a is acceleration and m is mass। दोनों को कंबाइन कर दो। वो एक्चुअली m कांस्टेंट है, वो बाद में समझेगा आपको। फोर्स इज इक्वल टू m रेज टू b and a रेज टू c। फोर्स के डायमेंशंस m1 l1 t minus 2, मास के डायमेंशंस m1 रेज टू b, a के डायमेंशंस l1 t minus 2 रेज टू c। तो m1 l1 t minus 2 ये आ जाएगा m रेज टू b l रेज टू c l रेज टू minus 2c। सॉल्व कर लेना, हो गया। b इक्वल टू 1 और यहाँ पे सॉल्व करो, c इक्वल टू 1 डायरेक्ट आ गया। -2 इक्वल टू -2c, मतलब वापस से c इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, तो फोर्स इक्वल टू m रेज टू 1 a रेज टू 1, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और एग्जांपल, वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो भी ऐसे डिराइव कर सकते हो। तो जो सेकंड नंबर का आपके पास एप्लीकेशन है, टू रिलेट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब आप अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज का डायरेक्टली फॉर्मूला बना सकते हो बिना फिजिक्स अप्लाई किए। हमने फिजिक्स अप्लाई नहीं किया। टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी, ये दूसरे मेथड से भी आता है। वो कैसे आता है वो 12th में सीखोगे, वो दूसरा मेथड है, वो उसमें सारे फिजिक्स से लॉ यूज करने पड़ते हैं, इसमें नहीं। तो टू रिलेट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, तो डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी यूज्ड, dimensional analysis can be used to relate different physical quantities। बेसिकली फॉर्मूला बनाने के काम में आता है, टू रिलेट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन एग्जाम्स लाइक सीईटी, जेईई एंड नीट, जहाँ पे अगर हमको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो हम अप्लाई करके फॉर्मूला बना लेंगे, राइट। देन एग्जाम्पल ले लेते हैं, कंसिडर अ पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम ऑफ बॉब ऑफ मास n एंड लेंथ l। हमारे पास जो पेंडुलम था उसका जो बॉब है उसका मास n है और लेंथ है l। टाइम पीरियड मतलब टाइम पीरियड मतलब एक राउंड में कितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम may depend on, और पेंडुलम में डिपेंड ऑन, किस चीज पे डिपेंड करेगा, मास पे, लेंथ पे एंड जी पे, एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जी क्यों लिया मैंने बताया, पेंडुलम को आपने एक हाइट पे लाके छोड़ दिया,
उससे पहले आपने होल्ड करके रखा था, स्पीड कितना था 0, जैसे रिलीज किया तो उसका स्पीड बढ़ रहा है। स्पीड चेंज होना मतलब क्या, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अभी मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, माउस है, ये जहां रखा है वहीं रखा है, मूव हो रहा है क्या, नहीं, करेक्ट। लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, इसको छोड़ दिया मैंने, तो कहाँ जाएगा, नीचे। पहले स्पीड क्या था 0, अब क्या है, स्पीड बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है, क्यों बढ़ रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी। तो पेंडुलम में भी वैसा ही था, पेंडुलम में भी सेम था, आपने ड्रॉप उसको रिलीज किया, उसका स्पीड बढ़ते गया बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो टाइम पीरियड, टाइम पीरियड तब मेजर करोगे जब मोशन होगा। मोशन तब होगा जब वहां पे फोर्स होगा। फोर्स कौन सा था, ग्रेविटेशनल, इसलिए आपने ए को क्या लिखा, जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब डेफिनेटली टाइम पीरियड ये डिपेंड करेगा एल पे, ये डिपेंड करेगा एम पे, और ये डिपेंड करेगा जी पे। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, सीक्वेंस कुछ भी ले लो, आप पहले एल लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, एम लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप एल रेज टू ए लिख रहे हो या एम रेज टू ए लिख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। तो टी एंड proportional to g, तो t is proportional to l raised to a, m raised to b and g raised to c. तो टाइम पीरियड t is proportional to m, l raised to a, m raised to b and g raised to c. तो यहाँ पे ये आ गया k, what is k, कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, मतलब ये क्या है, सिर्फ एक नंबर है। L raised to a, m raised to b and g raised to c, लिख देना। where, what is k, k is dimensionless constant, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, राइट। फिर ये जो इक्वेशन है इसको हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस, राइटिंग दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे टाइम है, टाइम मतलब टी, टी का डायमेंशन क्या, टी रेज टू 1, के का डायमेंशन है क्या, नहीं, लिखना है तो लिख दो, m रेज टू 0, l रेज टू 0, t रेज टू 0, तो डायमेंशन नहीं होना। वेल बाय द वे, अब आ जाता हूं मैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स पे। ऐसा यूनिट याद है, 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री, कौन से तो सप्लीमेंट्री, प्लेन एंगल एंड सॉलिड। मैंने बोला था उसके डायमेंशन नहीं है, मतलब वो जस्ट नंबर है, लिखते हो ना, एंगल इज 30 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, पाई रेडियन, पाई बाय 2 रेडियन, ऐसे कभी बोला है, एंगल इज 30 मीटर, एंगल इज 30 किलोग्राम। तो डायमेंशंस नहीं होते उसके, एंगल क्या है, जस्ट अ नंबर। तो जस्ट अ नंबर के डायमेंशंस क्या होते हैं, नथिंग, m रेज टू 0, l रेज टू 0, t रेज टू 0। फिर क्या था, लेंथ था, लेंथ मतलब क्या है, l रेज टू 1 और उसके पावर में क्या है, a। फिर क्या था, मास था, मास मतलब m रेज टू 1 पावर में क्या है, b। फिर क्या था, एक्सेलरेशन था, l रेज टू 1, t रेज टू -2 रेज टू c। तो t रेज टू 1 मैं साथ में लिख देता हूं m0, l0, t1, सिर्फ कंपेयर करना पड़ेगा इसके लिए लिख रहे हैं हम लोग, दैट्स इट। तो ये आ जाएगा l रेज टू 1 रेज टू a is l रेज टू a, m रेज टू 1 रेज टू b is m रेज टू b, l रेज टू 1 रेज टू c is l रेज टू c, और यहाँ पे t रेज टू -2c। फिर we will write down m raised to 0, l raised to 0, t raised to 1, mb, la plus c, t raised to -2c। अब पावर m के पावर दोनों साइड पे क्या होना चाहिए, सेम, क्यों, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, राइट। बट अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, what you will have is n का पावर 0 इक्वल टू b इक्वल टू 0, l का पावर a प्लस c इक्वल टू 0, यहाँ से मिल गया a इक्वल टू -c, और -2c इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल टू -2c, मतलब c इक्वल टू
1/2. Therefore a equal to minus c equal to minus of minus 1/2 मतलब 1/2, तो plus 1/2. So therefore a equal to half, b equal to 0 and c equal to minus half. Therefore time period t is k, l raised to a, m raised to b and g raised to c. g raised to c क्या है minus half. m raised to 0 is 1 and g raised to 0 is 1. So t equal to k, l raised to 1/2 upon g raised to 1/2. So therefore t equal to k under root of l upon g. बन गया फॉर्मूला. Great. ओके तो आज हमने क्या किया, आज हमने पहले डायमेंशंस को रिवाइज किया. जिनका बाकी है लेट एडमिशन होगा तो पहले वो लेक्चर देखना है, तब तक ये समझ में नहीं आएगा. तो डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस पावर है. किसके पावर है, फंडामेंटल क्वांटिटीज के. क्यों लिए, क्योंकि हमको डिराइव क्वांटिटी का क्या चाहिए, यूनिट चाहिए. द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू डिराइव यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. थ्री डायमेंशनल इक्वेशन मतलब m का पावर, l का पावर, t का पावर, सो क्या बोलते हो, डायमेंशनल इक्वेशन या फिर डायमेंशनल फॉर्मूला. फिर इसका पहला एप्लीकेशन देखा. पहला एप्लीकेशन क्या था कि हम एक फिजिकल इक्वेशन लिख रहे हैं, फिजिक्स का इक्वेशन है वो, मैथ्स का नहीं. फिजिकल इक्वेशन लिख रहे हैं, वो करेक्ट है कि नहीं, कैसा करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट, राइट. तो जितने भी टर्म्स होंगे एक इक्वेशन में, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, दोनों साइड पे जितने भी टर्म्स होंगे सारे के सारे टर्म्स का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम, राइट. क्लियर. v m l raised to 1 t raised to minus 1, u l raised to 1 t raised to minus 1, at l raised to 1 t raised to minus 1. तो v इक्वल टू u प्लस at क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है, राइट. क्लियर. v इक्वल टू u प्लस a अपॉन t क्या है, डायमेंशनली इनकरेक्ट है, क्योंकि a अपॉन t ये क्या आता है, l1 t रेज टू -3 आता है वो, करेक्ट. दूसरा एप्लीकेशन हमने देखा, टू रिलेट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज. अगर हमको एक फॉर्मूला बनाना है और याद नहीं आ रहा है, तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको पेंडुलम के टाइम पीरियड का. टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर में कितना टाइम लगता है. अब वो किस पर डिपेंड करेगा, तो पेंडुलम के पास क्या क्या है, मास होगा, लेंथ होगा, और वो मोशन में आया ही क्यों, ग्रेविटी. तो क्या होगा, एक्सिस ड्यू टू ग्रेविटी. तो हम रैंडमली मान लेंगे कि t is proportional to l raised to some constant a, m raised to some constant b, g raised to some constant c, और दोनों साइड पे t, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, t था. गोइंग बैक हियर, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास है t, तो t के डायमेंशन लिख लेंगे t रेज टू 1, और क्या है राइट हैंड साइड पे क्या है, l के डायमेंशन क्या लिखेंगे, लेंथ रेज टू 1, लेकिन l का पावर क्या था, a, तो l रेज टू a, m रेज टू b एंड l रेज टू c, t रेज टू -2c. देन ये दो ऐसे टर्म्स है जिसका बेस सेम है, इसको कंबाइन करके एक सिंगल बना लिया, l रेज टू a प्लस c. अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है इनके पावर क्या होने चाहिए, सेम. मतलब यहाँ पे m रेज टू b है, यहाँ पे m रेज टू 0 है, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 0. यहाँ पे a प्लस c है, यहाँ पे 0 है, तो a प्लस c इक्वल टू 0. यहाँ पे 2c है, यहाँ पे 1 है, तो -2c इक्वल टू 1. तो यहाँ से a, b और c की वैल्यू मिलेगी. वो a, b और c की वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, वो सब्स्टिट्यूट करोगे इस इक्वेशन में. तो क्या मिलेगा आपको, k l रेज टू 1/2, m रेज टू 0, c रेज टू -1/2, और वो -1/2 होने की वजह से हो जाएगा डिनोमिनेटर में, एंड देन यू फाइनली हैव अ फॉर्मूला. क्लियर. तो तीसरा एप्लीकेशन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में.